तो आज हम इस सेशन में ज्योग्राफी के सेशन में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत। इसके पिछले ज्योग्राफी के सेशन में हमारा क्लास हुआ था, उसमें हमने पढ़ा था जो प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत के बारे में हम लोग पढ़े थे। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़े था, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में पढ़े थे। लेकिन आज इस सेशन में हम लोग बचे हुए जो भी पर्वत थे, अरावली, विंध्य, सतपुरा, राजमहल की पहाड़ियाँ और जितने पठार, सारे को डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा पीछे का रिकैप लेंगे, पीछे वाला देखेंगे कि हमारा पीछे का चैप्टर्स हुआ उसमें क्या क्या हुआ है, उसको थोड़ा सा रिकैप लेंगे। उसके बाद हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए हम अपने पिछले सेशन को यहाँ पे लाते हैं और उसके बाद हम उसको रिवीजन करते हैं। बस कुछ नहीं, रिवीजन करना है और उसको सही से समझना है कि आखिरकार इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे हमने वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा था और हमने ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा था, हमने यही पढ़ा था। तो यहाँ पर देखिए, हम हट जाते हैं, यहाँ पर देखिए, तो हमने बोला था कि वेस्टर्न घाट, इधर ये वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्टर्न घाट है। जो वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस रेंज है, वो लगातार है। लेकिन जो ईस्टर्न घाट की बात करते हैं तो यहाँ से नदियाँ निकलती है, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये सब नदियाँ निकलती है और इस ईस्टर्न घाट को जगह जगह पे काट देती है। तो ये निरंतर ना होके, ईस्टर्न घाट निरंतर ना होके कटा छटा हुआ। ठीक है, पहला डिफरेंस समझ चुके होंगे आप लोग। अगर हम बात करें कि 16 डिग्री चैनल, 16 डिग्री चैनल ये हमारे वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट को दो हिस्सों में बांटती है। ऊपर वाला को बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाला को बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। तो सह्याद्री तो इसका नाम भी है, आपको पता होगा कि हमारे इस वेस्टर्न घाट का एक और नाम है सह्याद्री। अब हम ऊपर उत्तरी सह्याद्री में चलते हैं तो एक कालसूबाई चोटी है 1646 मीटर की, वो महाराष्ट्र में पड़ती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी वो भी महाराष्ट्र में पड़ती है। तो ये कालसूबाई चोटी और ये महाबलेश्वर की पहाड़ियां दोनों महाराष्ट्र में हैं। और बात करेंगे, हम बात करेंगे कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे बड़ी चोटी कौन है। तो अगर हम बात करेंगे उत्तरी सह्याद्री की सबसे बड़ी चोटी, तो आपका उत्तर होगा क्या आना चाहिए भाई, कालसूबाई। कालसूबाई जो है उत्तरी भारत की, उत्तरी सह्याद्री की, उत्तरी भारत में उत्तरी सह्याद्री की या वेस्टर्न घाट के अगर बात करेंगे उत्तरी भाग में तो सबसे बड़ी चोटी है कालसूबाई। उसी तरह अगर हम बात करेंगे दक्षिणी सह्याद्री में तो कुद्रेमुख है। ठीक है, कुद्रेमुख है जिसकी लंबाई 1892 मीटर है, जो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है हमारे दक्षिणी सह्याद्री की, 16 डिग्री चैनल से अलग होता है। हम बात किए कि जब हम नीचे चलते हैं और भी पहाड़ियां, छोटी छोटी पहाड़ियां, लेकिन जो महत्वपूर्ण है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब जब नीचे हम चलेंगे, हम जब नीचे चलेंगे और तो हम यहाँ पे घाट का निर्माण होता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन के नाम से बोला जाता है, उसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। तो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, जो एक पहाड़ी नहीं बहुत सारा रेंज है, ये नीलगिरी पर्वतमाला आप कह सकते हैं। तो जो नीलगिरी की पहाड़ियां आप अगर समझिए तो इधर से पश्चिमी घाट, इधर से पूर्वी घाट, यहाँ पे घाट का निर्माण करते हैं। इस घाट को ही बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। तो सवाल आता है, सवाल कैसे आता है कि बताइए कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जंक्शन किससे के नाम से किया जाना, जंक्शन, क्या जंक्शन, जंक्शन के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ियां। अब बात करेंगे नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर। हम बात करें नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर का, तो वो डोडा बेटा है जिसकी लंबाई 2637 मीटर है। जो कि पूरे दक्षिणी भारत की बात करेंगे या प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो दूसरा सबसे ऊंचा चोटी, सेकंड नंबर का सबसे ऊंचा चोटी हमारा ये प्रायद्वीपीय भारत। मैंने प्रायद्वीप बताया था कि कौन से प्रायद्वीप किसको कहते हैं, ठीक है, मैंने अच्छे से बताया था। तो ये प्रायद्वीपीय भारत में अगर सबसे ऊंचा चोटी की बात करेंगे, दूसरा नंबर पे डोडा बेटा आता है जो लंबाई 2637 मीटर है और ये नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। चोटी क्या होता है, जैसे ये बहुत सारा पहाड़ी है, बहुत सारा पहाड़ी है, तो जो सबसे ऊंचा वाला पॉइंट है इसी को नाम होता है, इसी को बोलते हैं चोटी, इसी को बोलते हैं चोटी। ये कोई कोई अलग से पहाड़ नहीं है, ये पहाड़ जैसे आप ये देख रहे हैं पहाड़, तो ये जो पॉइंट है, पीक है सबसे ऊंचा, इसका नाम धर दें कि ये डोडा बेटा। क्या नाम है, डोडा बेटा 2637 मीटर, जिसकी हाइट है नीलगिरी की पहाड़ियां। हमने बताया था कि जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में है। आप मैप से भी देख सकते हैं, ये मैप से भी देख सकते हैं, इधर केरल है, इधर कर्नाटका है, तमिलनाडु। तो नीलगिरी की पहाड़ियां जो फैली हुई है ये
तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में। हमने बताया था नीलगिरी की पहाड़ी से थोड़ा नीचे आएंगे तो गैप नजर आता है, एक गैप, ठीक है। ये गैप देखिए, तो ये मिटेगा नहीं यहाँ पे, बट मैं इसको कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो गैप है, इसको मैंने बोला था, इसको क्या गैप का नाम था, इसको बोले थे हमने पलक्कड़ गैप। पलक्कड़ गैप हमने बोला था, जो कि पलक्कड़ गैप का काम है, ये तमिलनाडु से चेन्नई को जोड़ती है, ठीक है। सॉरी, तमिलनाडु चेन्नई नहीं, अगर बात करें केरल इधर है, इधर तमिलनाडु है, तो केरल से तमिलनाडु को जोड़ती है। तो केरल की अगर बात करेंगे तो हम कोयम्बटूर है, और अगर हम तमिलनाडु की बात करेंगे तो चेन्नई। तो कोयम्बटूर को चेन्नई से जोड़ती है ये पलक्कड़ गैप। तो पलक्कड़ दरा या पाल घाट दरा, इसी को बोलते हैं पलक्कड़ गैप। मैं सारा पिछला का रिवीजन करवा देता हूँ, पलक्कड़ गैप या पाल घाट दर्रा, ओके, समझ रहे हो, दर्रा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, केरल में, पहला बात। अब उसके नीचे आएंगे, तो उसके नीचे आएंगे तो एक हमें के देखिए, हम इसको देखते हैं अच्छे से। तो अगर हम ये नीचे आते हैं तो नीचे हमें दिखाई पड़ता है, देखिए ये हमारा नीलगिरी का घाट हो गया, उसके नीचे पलक्कड़ गैप हो गया। अब उसके नीचे आते हैं तो ये जो पहाड़ी है, उसके अगर हम इसकी बात करेंगे तो बीच में एक पॉइंट, एक सबसे ऊंची पर्वत, इसको बोलते हैं अन्नाई मुड़ी। इस पर्वत का नाम है अन्नाई मुड़ी, जो पूरे दक्षिणी भारत का सबसे ऊंचा पर्वत और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी हाइट की बात करेंगे तो 2693 मिलेगा, कहीं कहीं 2695 मिलेगा, तो कोई परेशान होना नहीं है। तो इस अन्नाई मुड़ी चोटी से यहाँ पर ये जो पर्वत है 3 भाग में बटा है। तो ऊपर वाला जो हम बात करेंगे, उत्तर की बात करेंगे, ऊपर में क्या होगा, उत्तर होगा। तो उत्तर में जो है, उत्तर में जो पर्वत है, इसको बोलते हैं अन्नामलाई। अन्नामलाई, ये आप लोग सब कुछ याद होना चाहिए। जो दक्षिण पर्वत है उसको बोलते हैं कार्डमम की पहाड़ियां, कार्डमम या इलायची की पहाड़ियां। कार्डमम इलायची का है, इंग्लिश है कार्डमम। तो कार्डमम की पहाड़ियां और इलायची की पहाड़ियां, ये सब कहाँ है, तो हम बात करेंगे हमारे अनाई मुड़ी से नीचे दक्षिणी भाग में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस पे इलायची बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको कार्डमम की पहाड़ियां बोला गया, ठीक है। जैसे कि आप मैप में यहाँ देख रहे होंगे। अब जो इधर का एरिया, कहने का मतलब ये क्या, इधर इधर का डायरेक्शन, ये अगर हम भारत की बात करते हैं तो ऊपर में उत्तर, ठीक, ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर में हमारा क्या ईस्ट है। तो इधर की बात करेंगे तो क्या हो जाए, उत्तर पूर्व। तो उत्तर पूर्व में एक पहाड़ी, उसको बोलते हैं पालनी की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं भैया, पालनी हिल्स, पालनी हिल्स बोलते हैं। और ये पालनी हिल्स की बात करें, तमिलनाडु में स्थित है, ओके। पालनी हिल्स तमिलनाडु में स्थित है। और एक चीज सबसे बड़ी बात, कि एक आपने नाम सुना कि ऊटी पर्यटक स्थल है, ऊटी। देखिए इसको अगर देखेंगे, ऊटी एक पर्यटक स्थल है, ऊटी, ठीक है, ठीक है। ऊटी एक जिसको बात करेंगे हम, ठीक है। ऊटी, आप ऊटी घूमने जाइएगा कभी, अगर उधर जाइएगा साउथ में, तो ऊटी बहुत अच्छा जगह है, हिल स्टेशन है। तो ऊटी पर्यटक जो स्थल है, ये हमारा कहाँ पड़ता है, ये पालनी हिल्स में पड़ता है, ओके, पालनी हिल्स में। और अगर हम बात करते हैं, कि और कौन कौन चीज पालनी हिल्स में, सॉरी पालनी हिल्स में, यहाँ पर क्या और क्या खासियत है, तो केरल में एक शांत घाटी। जितने फैक्ट बन रहे हैं वो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, साथ में कहाँ पे क्या चीजें बताने की जरूरत है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा फालतू चीज यहाँ पे नहीं पढ़ना है, कि ज्यादा मैं सारा पहाड़ी याद कर लिया, हाइट याद कर लिया, उससे कोई फायदा नहीं है। सारे पहाड़ियों का ऊंचाई हमको नहीं याद रखना है, जो महत्वपूर्ण है उसकी हमको ऊंचाई याद रखना है, ठीक है। तो देखिए, तो हमने बताया था वो क्या, कि देखिए केरल में एक शांत घाटी है। क्या भैया, केरल में शांत घाटी है, जिसको बोलते हैं साइलेंट वैली। तो सवाल आता है कि शांत घाटी, साइलेंट वैली कौन से राज्य में स्थित है, तो उत्तर होगा केरल में। सिलिकन वैली बोलते हैं तो वो कहाँ स्थित है, कर्नाटक के बंगलौर में। वो आईटी के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है, उसको सिलिकन वैली बोलते हैं। ये है शांत वैली, शांत वैली है, साइलेंट वैली, ओके, जो कि केरल में है। ये शांत इसलिए है कि ये जो है ना, ये सदाबहार वन है, यहाँ पे सदाबहार वन है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा नमी रहता है, हमेशा नमी रहता है, वर्षा का मात्रा हमेशा मिलते रहता है। तो यहाँ पे पतझड़ का मौसम नहीं आता है, और यहाँ पे हमेशा मौसम अच्छा बना रहता है। इसको बोलते हैं शांत वैली। क्या बोलते हैं भैया, शांत वैली। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा अब पूरी। तो चलिए आगे देखते हैं, ये आगे हम देखते हैं ईस्टर्न घाट को, ठीक है। इस मैप में थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आगे वाले हम मैप में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, तो एक हम सिंपल मैप ड्रॉ करते हैं, समझने के लिए, ठीक है। तो ईस्टर्न घाट मैंने क्या होता है, कटा छटा है, पहला बात। ईस्टर्न घाट क्या है भाई, कटा छटा है, क्योंकि यहाँ से जितने भी वेस्टर्न घाट का जो स्लोप है, जो वेस्टर्न घाट का उत्तरी स्लोप है, वो ज्यादा तीव्र है।
ये इसका स्लोप है, अगर हम देखते हैं वेस्टर्न घाट को, अगर हम देखते हैं ईस्ट टू वेस्ट देखते हैं, इसका स्लोप इस टाइप से बना है, देखिए, ठीक है, ये ईस्टर्न ईस्टर्न घाट है, और ये जो पठार है बीच में, दक्कन के पठार है, इसका स्लोप देखते हैं तो इस टाइप से बना, देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे होंगे इस शेप को, ठीक है। तो इस टाइप से है, तो वास्तविक जितनी भी नदियां यहाँ से निकलेगी वो सारी नदियां इधर की बहती है, ठीक है। तो सारी नदियां देखते, बहुत सारी नदियां, मतलब मैक्सिमम एक दो नदियां अपवाद है, मैं बताऊंगा क्यों अपवाद है, ठीक है। तो जैसे कृष्णा नदी हो गया, गोदावरी नदी हो गया, ओके। तो इस तरह से सारी नदियां हैं जो इसको काट छाट करती है, अपर्दन करती है। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर की जितनी भी पहाड़ का जो शेष हम बात करेंगे, यहाँ पर्वत है, उसको काट काट के बीच में रास्ता बना लिया, ठीक है, और जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, चलिए ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ के प्रमुख शिखरों की, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं पर्वत का, तो प्रमुख पर्वत की अगर बात करेंगे तो देखिए, अगर बात करेंगे यहाँ इधर, तो हम देखेंगे एकदम इधर तक फैला हुआ पूरे, क्या बोलते हैं, एकदम जो हम तट फैला हुआ है इसका, आंध्र प्रदेश का, वो बहुत ऊपर तक तट फैला हुआ है, ठीक है। तो हम आंध्र प्रदेश से ही चलते हैं, ओके, आंध्र प्रदेश से ही चलते हैं। तो आंध्र प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में पहला है एरोया कोंडा, एरोए कोंडा पहाड़ी का नाम है एरोए कोंडा, ठीक है। देखिए मैंने कल जो बताया था उसे बता दें कि सबसे ऊंची पहाड़ी एरोए कोंडा है। तो कहीं कहीं पे एरोए कोंडा भी मिलता है, इसकी हाइट बताया जाता है 1500, मैंने क्या बताया, 1580, 1680, और कहीं कहीं पे आपको एक और नाम मिलेगा, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो एरोए कोंडा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, एरोए कोंडा हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे और नीचे जाएंगे तो देखिए, पालकोंडा, बेलकोंडा, पहले वेलीकोंडा, ठीक है, वेलीकोंडा। फिर बात करेंगे पालकोंडा, ऊपर से चल रहे हैं, पूरे आंध्र प्रदेश में चल रहे हैं, ठीक है। एरोएकोंडा, वेलीकोंडा, हम देखिए हट जाते हैं तब अच्छा आपको समझने में होगा, ठीक है। एरोएकोंडा, वेलीकोंडा, पालकोंडा, और उसके अगर नीचे चलेंगे हम तो नागरी हिल्स, क्या है, नागरी हिल्स, ठीक है। तो ये जितने भी नागरी की पहाड़ियां जिसको बोलते हैं, ये जितने भी सब कहाँ भाई, एमपी में, एपी मतलब आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ईस्ट की बात कर रहे हैं हम, ये सारे आंध्र प्रदेश में है, ओके। अब देखिए उसके नीचे आएंगे तो तमिलनाडु आएगा, उसके नीचे क्या आएगा भाई, तमिलनाडु, इसका अगर मैप आपको याद होगा, उसके नीचे तमिलनाडु आ जाएगा। तो तमिलनाडु में जो नदियां, जो हमारे पर्वत है, उसको हम नीचे से अगर देखते हैं, नीचे से देखते हैं, तो नीचे से हम पर्वत मिलेगा हमको, एक है, देखिए, एक है पर्वत का नाम है सिरुमलाई, सिरुमलाई, ठीक है, सिरुमलाई याद रखिए, सिरुमलाई, सिर नहीं, सिरुमलाई। ऊपर बात करेंगे तो पंचमलाई, ठीक है, सिरुमलाई है, पंचमलाई है, फिर ऊपर ऊपर चलेंगे सेवरॉय हिल है, ठीक है, सेवरॉय हिल, सेवराय की पहाड़ियां हैं। ऊपर जाएंगे तो जवादी की पहाड़ियां। तो ये चार पहाड़ियां हम बात करेंगे तमिलनाडु की महत्वपूर्ण पहाड़ियां, और ये आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण पहाड़ियां, ओके। देखिए, तो कभी कभी इसको याद करें, ए राना बेलपाल नगरी में, इस तरह से सवाल होता है, जाके पंचश्री को काट दिया, इस तरह से आपका एक ट्रिक है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रिक तो है, बात अलग है। ए राना, एरोए कोंडा को बोलते हैं ए राना, बेलपाल तो बेली कोंडा, बेलपाल बेली, पाल से पालकोंडा, नगरी में ए राना बेलपाल नगरी, ठीक है। इस तरह से नीचे देखते हैं, जाके पंचश्री को, क्या, जाके पंचश्री को, पंच मतलब पंचमलाई, सी से श्री, ठीक है, जाके जैसे जवादी, ठीक है, से शिवराय, ठीक है, जाके पंचश्री को काट दिया है। ये ट्रिक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूं, आप लोग ध्यान देख लीजिएगा, ए राना बेल पाल नगरी में जासे पंच श्री को, ठीक है, इसको आप रिलेट करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए राना, इसका मतलब एरोए कोंडा, वेलकोंडा, पालकोंडा, नागरी हिल। फिर हम यहाँ पे बात करें जवादी हिल, पंचश्री मतलब जा से मतलब हो गया सेवराय की पहाड़ियाँ, पंचश्री में पंचमलाई की पहाड़ियाँ, और सी से श्री सिरुमलाई की पहाड़ी, ये हमारा तमिलनाडु में, ठीक है। हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो घाट है उसको नीलगिरी पहाड़ियाँ बोलते हैं। तो कुल मिला के इतना इसमें देखना था, ठीक है, इसमें इतना ही देखना था हमें, ओके। तो ईस्टर्न घाट हमने क्लियर कर लिया था। अब हम चलेंगे आगे, जो हमारा टॉपिक होगा, हम देखेंगे अरावली पर्वत कहाँ से कहाँ आती है, ठीक है, सारी चीज को देखेंगे, अरावली पर्वत कहाँ पे है, ओके। तो एक चीज देखिए, मैंने बोला था, ये मैंने बताया था कि मैंने क्या बताया कि अराय कोंडा मैंने बताया था सबसे ऊंची पर्वत, ईस्ट
घाट का, ईस्टर्न घाट का सबसे ऊंचा पर्वत बताया था एरोएकोंडा 1680 मीटर। लेकिन कहीं कहीं बुक में देखिए एरोएकोंडा नहीं रहेगा, कहीं कहीं पे एक रहेगा आपका, देखिए नाम स्पेल करने में बहुत ही ये साउथ का नाम है, देख लीजिए आप इसको, जिंदा गाड़ा, ठीक है, जिंदा गाड़ा, इस तरह के ये नाम है जिंदा गाड़ा। इसकी लंबाई बताई जाती है 1690 मीटर। ये है आरामकोंडा पहाड़ी, एरोएकोंडा जो पहाड़ी बता रहे हैं इसका ही पार्ट है। तो ये जिंदा गोड़ा 1690 मीटर, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिए, भूलना नहीं, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे और हम देखेंगे अब अरावली पर्वतमाला, ठीक है। इसके लिए हम थोड़ा सा मैप लेंगे, उसके बाद उस पर हम चर्चा करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए चलिए, तो हमने मैप ले लिया, ओके, हमने मैप को ले लिया। अब देखिए हम समझेंगे इस मैप से। तो देखिए इधर तो वेस्टर्न घाट है भैया, इधर ईस्टर्न घाट है भैया, कोई दिक्कत नहीं, इधर वेस्टर्न घाट इधर ईस्टर्न घाट, यहां तक को क्लियर। अब देखिए ये जो हम बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ से चलेंगे गुजरात के एरिया से, गुजरात से चलेंगे तो ऊपर तो हम पहुंच जाएंगे दिल्ली तक, हरियाणा दिल्ली से लेते हुए। तो ये जो आप देख रहे हैं पर्वत श्रृंखला, ये जो पर्वत श्रृंखला देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। इसको हम साइड में लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं अरावली, आप लोग समझ लीजिए कि हम अरावली की बात कर, ओके, अरावली हम यहाँ से, चलिए इतना मैं आप लोग को समझ में, ठीक है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। मैं थोड़ा सा इसको इधर ले लेता हूं, रुकिए, देखिए अब नीचे का तो कोई जरूरत है नहीं, तो ऊपर आप देख लीजिए, ठीक है। ये अरावली पर्वत श्रृंखला हो गया। चलिए अब मैंने क्या बताया था कि जो ये जो प्लेटू है, पठार है, मैंने बताया था पठार का ये शेप बन रहा है, ये शेप बन रहा है पठार का, आप देख रहे हैं ये पठार का शेप बनता है, ठीक है। तो ये पठार का शेप बनता है, ओके। इधर तक पूरा ये सब पूरा पठार का ही भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करेंगे, ऐसे हम बनाए थे। और हमने देखिए इसमें क्या, हमें इसको देखना है इसमें क्या, तो ये तो पूरा दक्कन के पठार है, ये है क्या, दक्कन का पठार। हम बताएंगे आगे जब पठार पढ़ाएंगे तो आपको, अभी दक्कन का पठार। तो ये जो है ना, ये ऊपर में है मालवा का पठार, इधर बात करेंगे तो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है। मालवा पठार के बगल में बुंदेलखंड का पठार है। तो ये तो पठार की बात है, चलिए ठीक है। तो ये जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये मालवा के पठार से सटा हुआ, आप समझिए कि मालवा के पठार के पश्चिमी पूर्व हम बात करेंगे तो उत्तरी पश्चिमी एरिया में अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के बारे में अब आपको लिखना है, ओके। तो अरावली पर्वतमाला की बात करेंगे तो ये गुजरात, आप समझिए कि गुजरात के पालनपुर, पालनपुर, कहीं कहीं आप देखिएगा बुक में तो अहमदाबाद भी रहेगा, ठीक है। तो अहमदाबाद की बात भी सही है, कहीं कहीं हिम्मत नगर भी रहेगा। तो ये दोनों तीनों नाम याद रखिए, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। हिम्मत, सब एक ही जगह के एरिया का नाम है, हिम्मत नगर, पालनपुर, अहमदाबाद, ओके। तो यहां से जब ये चलती, ये पहाड़ियां यहां से है, और ये एकदम दिल्ली के कटक श्रृंखला, दिल्ली कटक, वो कटक हम बात नहीं कर रहे हैं जो आप कटक जानते हैं, उड़ीसा कटक नहीं है, ये दिल्ली कटक नाम ही है, दिल्ली कटक। कहीं कहीं देखिए मजनू का टीला बोला जाता है, मजनू का टीला तक, मजनू का टीला बोला जाता है, ओके। तो ये दिल्ली तक फैला है, यहाँ तक समझिए कि ये गुजरात से लेके दिल्ली तक फैला, अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक फैला, इसके बारे में आप इतना समझिए। और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक ये फैला हुआ, कहां तक भाई, ये हमारा देखिए, अगर हम मैप बनाते हैं, ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो आप देखें तो अरावली पर्वतमाला का क्या है, ये देखें तो इस तरह से, तो क्या इसको बोलेंगे, उत्तर पश्चिम में फैला है, उत्तरी पूर्व से चले उत्तर पश्चिम तक, ठीक है, उत्तरी पूर्व से, ये उत्तरी पूर्व से उत्तर पश्चिम तक ये फैला है, ठीक है, ठीक है। सॉरी, उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम तक, सॉरी, उत्तर पूर्व से दक्षिणी पश्चिम तक, ऊपर हमने में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं फिर से बताता हूँ सही से, ये आपको मिस्टेक हो गया मेरा, सॉरी। यहाँ देख लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये इस तरह से फैली हुई है, इस तरह से फैली हुई है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये हमारा पश्चिमी भाग है, हमारे भारत का तो पश्चिमी भाग है, हमारे भारत का तो पश्चिमी भाग है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो इधर हमारा वेस्ट है और इधर दक्षिणी, तो दक्षिण पश्चिम बोल सकते हैं, दक्षिण पश्चिम से ऊपर जाते हैं उत्तरी पूर्व तक। अब क्लियर होगा, ठीक है, अब क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे
थोड़ा बोर्ड रहता है तो पढ़ाने में थोड़ा सही लगता है, इंटरेक्शन सही बनता है। और जब इस कैमरे के सामने केवल बोलना है ना, तो हम किसको समझा रहे हैं यही दिक्कत कर देता है, ठीक है। बट धीमा धीमा एक्सपीरियंस आएगा, कोई परेशान नहीं होना, ठीक है। अरावली पर्वतमाला का हमने विस्तार देखा कि दिल्ली के गुजरात के पालनपुर, हिम्मतनगर, अहमदाबाद जो भी कर लीजिए, वहां से दिल्ली के मजनू के टीला तक के ये अवस्थित है, ये विस्तृत है। इसकी लंबाई की बात करेंगे, ये सब आपको सब नोट डाउन करना है। हम लिखेंगे कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई 800 किलोमीटर, यहां से लेके यहां तक के अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो 800 किलोमीटर, समझे। ये 800 किलोमीटर तक फैला है अरावली पर्वतमाला। चलिए, यहां तक कि कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अब अरावली पर्वतमाला की अगर बात करेंगे भैया, हम हटेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो अरावली पर्वतमाला है ना, जो अगर बात करें विश्व का, समझ लीजिए विश्व का सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत। हिमालय भी हमारा बलित पर्वत है, बलित पर्वत। बलित पर्वत मतलब होता है भैया फोल्डेड माउंटेन। तो ये बलित पर्वत तो आपने बोल दिया, फोल्डेड माउंटेन बोल दिया, ये विश्व का सबसे पुराना, सबसे बूढ़ा पहाड़ पर्वत श्रृंखला, हिमालय से भी पुराना है, ये समझ लीजिए, ठीक है। भारत का तो फिर हो ही जाएगा। जब विश्व का सबसे पुराना है तो सवाल आएगा कि भारत का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है भाई, तो हमारा हो जाएगा अरावली पर्वत श्रृंखला। ये बलित पर्वत थी, अब बलित पर्वत नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसके पीछे कारण है। अगर आप देखिएगा अरावली पर्वतमाला को, मैं आपको अरावली पर्वतमाला का फोटो दिखाता हूं, जो मैंने जब मैं गया था माउंट आबू घूमने, तो मैं वहां से क्लिक किया था, तो मैं आपको दिखाता हूं, जो कि जिसमें आपको पता चले कि पर्वतमाला है जो पूरा एक तरह से देख रहे हैं। ये पर्वतमाला आप देख रहे हैं, ये बहुत ऊपर का पार्ट है, सबसे ऊपर की बात कर रहे हैं, ये मैं आपको भी दिखा रहा हूं। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए पूरा क्या है, ये पूरा निक्षेपण हो गया, ये पर्वतमाला बूढ़ा हो गया। ऊपर से जो वेदरिंग मूवमेंट हुआ, जो जलवायु जलवायु से, मौसम से, हवा से, इस पे पर्वत का अवशिष्ट होते गया। अवशिष्ट मतलब कहने का मतलब इसका ऊपर से क्षरण होते गया, ये ऊपर से खत्म होते गया। बहुत पुराना है तो खत्म होती है, आज ये अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है हमारा कौन, तो अरावली पर्वतमाला, समझे। अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। आप लोग ये इमेज देख लियो, आप लोगों को समझ आ गया। अब इस इमेज को मैं हटा देता हूं, ठीक है, इस इमेज को मैं हटा देता हूं। चलिए चलिए देखिए, अगर आगे हम देखेंगे और भी इमेज से समझेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना विजुलाइज होगा उतना ही आप लोगों को क्लियर होगा कंसेप्ट, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं इससे, इस फिगर से, ठीक है। देखिए, देख रहे हैं आप कितना कटा छटा है, और देखिए पर्वतमाला कितना लंबा है। देखिए आप अगर देख रहे हैं, इसको हम ब्लैक से रेड से दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे नदी, यहाँ सॉरी, यहाँ पे पहाड़, यहाँ पहाड़, यहाँ पहाड़, यहाँ पहाड़, ये बहुत ही विस्तृत है। मैंने क्या बोला, ये 800 किलोमीटर में फैला है, अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक, अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक, ठीक है। और ये पर्वतमाला कैसी है, तो अवशिष्ट पर्वतमाला का उदाहरण है और सबसे पुराना पर्वत है। तो आज से अगर पूछेगा, देखिए अगर देखिए बात रहेगा, इसको मैं हटाता हूं बहुत। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। चलिए, तो अब देखिए अगर हम बात करेंगे इसकी ऊंचाई की, बात करेंगे, हर पर्वतमाला की ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई कैसे होती है, औसत ऊंचाई होती है ना, हर जगह समान तो है नहीं, कहीं पे ज्यादा ऊंचा, कहीं पे कम ऊंचा। तो उसके लिए हम एक एवरेज हाइट करते हैं, जितना भी चारों तरफ का हम हाइट को नाप लेते हैं। देखिए चारों तरफ के हाइट को हम नाप लेते हैं, और उसके बाद जितना हाइट को मैंने नापा, अलग अलग मैंने देखा कि यहाँ पे 5000 किलोमीटर, 5000 मीटर है, यहाँ पे 3000 मीटर है, यहाँ पे 2000 मीटर है, यहाँ पे 3000 मीटर है। तो 5 3 8 तो 10 और 3 13, इस तरह से मैंने 5 जगह का नापा, तो पता चला कि 13000 किलोमीटर। और 5 से भागा देंगे तो पता चला कितना भाई, 3000 किलोमीटर। 5 से भागा देने पे कितना, 13 को अगर 5 से भागा देंगे तो 2 पॉइंट समथिंग होगा। तो वो हाइट हो गया कि 2500 मीटर की हाइट। तो ये औसत ऊंचाई उसी को बोलते हैं। तो इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें हम, ज्यादा नहीं है, 300 मीटर से लेके 900 मीटर है। किलोमीटर मत बोली जाए, 900, ज्यादा ऊंचा पहाड़ी पे है नहीं, ज्यादा पहाड़ी ऊंचे है नहीं। तो अगर बहुत सारे पहाड़ियों को देखेंगे तो औसत ऊंचाई हमने जब देखा कि 300 से लेके 900 मीटर इसका एवरेज हाइट है, इससे कम की नहीं है, ठीक है, ज्यादा हो सकती है। अब हम बात करेंगे, देखिए अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अब हट जाता हूं। जब हम बात करेंगे
तो सबसे ऊंचा शिखर कौन है? सबसे ऊंचा पर्वतमाला, देखिए शिखर लिख रहा मैं, शिखर लिखा जाएगा। तो सबसे ऊंची शिखर अरावली पर्वत की कौन है? इसका नाम ही भैया गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंचा है। 1722 मीटर ऊंचा है। हम यहाँ पे गए हैं, 1722 मीटर ऊंचा है। वहां पे अगर जाइएगा तो वहां पे बादल बनते दिखाई देगा। ज्यादा हाइट तो नहीं है, लेकिन देखिए अब हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना? 8,848 मीटर। देख लीजिए, इससे कितना 5-6 गुना ज्यादा है। ठीक है, 5 गुना से ऊपर है। तो सोच लीजिए कि इतना में हम गए थे, तो ऊपर बारिश हो जा रही है, जब वहां पे ऊपर बादल आ रहा है। ठीक है, और ये कहाँ पे, कौन से पर्वत स्थित है? तो माउंट आबू पर्वत। देखिए, माउंट आबू पर्वत जो है ये राजस्थान में है, पहला बात। ये हिल स्टेशन है, पहला बात। ये क्या है भाई? ये हिल स्टेशन। हिल स्टेशन किसको बोलते हैं? और मौसम मस्त रहता है, वहां पे रहने का जगह, वहां पे सब कुछ व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि हिल स्टेशन बस बोल दिए हैं, वो हिल स्टेशन है ना। तो इतना समझिए कि माउंट आबू अगर हिल स्टेशन है, वहां पे सब कुछ है, शहर बसा हुआ है। माउंट आबू पर जाइएगा, सब कुछ, स्कूल है, शहर है, हर चीज का व्यवस्था, होटल है, सब कुछ है। तो ये हिल स्टेशन माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। ओके, अब माउंट आबू के पे ही सबसे ऊंचा स्थित है गुरु शिखर, जो सबसे अरावली, पूरे अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है, 1722 मीटर। तो राजस्थान का भी सबसे ऊंचा शिखर पूछ देखा तो यही हो जाएगा। कौन सा? गुरु शिखर, 1722 मीटर। चलिए ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलेंगे। एक माउंट आबू पे एक देखिएगा दिलवाड़ा का जैन मंदिर। सारा फैक्ट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है भैया। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, देखिए, जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वो देखिए, बोलेगा दिलवाड़ा का जो मंदिर है, सीधे लिखेगा कि माउंट आबू पर स्थित, माउंट आबू पर स्थित। देखिए, हम गुरु शिखर का पहले फिगर बनाते हैं भाई। गुरु शिखर को मैंने नहीं बनाया, अच्छा नहीं है। ठीक है, तो बोला कि जो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? उत्तर होगा जैन से। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है भाई? तो ये हमारा माउंट आबू में स्थित है। 2-3 जीके, हमें बहुत सारा जीके आपका कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए, अब हम देखते हैं इस पर्वत की अगर बात करेंगे तो, अच्छा ये मैंने बोला था बलित पर्वत, फोले मोंटे तो पता होगा कि दो प्लेटें टकराई, तो टकराने के बाद देखिए दो प्लेट इधर, इधर एक इधर, ये आपस में टकराएगी तो आपस में कुछ चीज टकराएगा। देखिए, अगर मैं इसको समझाता हूँ आपको, ये एक प्लेट, एक ये प्लेट, ये दोनों टकराएगा आपस में, तो ये क्या होगा? देखिए, ऊपर की ओर उठेगा, उठेगा कि नहीं? तो इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ, इस तरह से इसका हमारे अरावली पर्वतमाला का भी निर्माण हुआ। आगे हम देखेंगे हॉर्स्ट माउंटेन किसको बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन किसको बोलते हैं। ठीक है, अरे आप यहाँ पे आ गए हैं तो आपका ज्योग्राफी का कोई भी टर्म, जीके और मैथ का कोई टर्म छूटने का बात नहीं है भाई। ठीक है, समझ गए? ओके, चलिए, यहाँ तक कि आपका क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, हम इसको, अब देखिए, अब यहाँ तक आप समझ समझ गया ना। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगले पेज में, नए पेज में चलते हैं। देखिए, अरावली पर्वतमाला को हम एक्चुअली देखते हैं अलग अलग, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से बात करेंगे। तो जरगा की पहाड़ियां उदयपुर में बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान, इसको हम बोलते हैं हर्षनाद, हर्षनाद। ओके, हर्षनाद की पहाड़ियां बोलते हैं। और दिल्ली में तो इसको बोलते हैं कि दिल्ली कटक श्रेणी। क्या बोलते हैं भैया? दिल्ली कटक श्रेणी। समझे? ये दिल्ली कटक श्रेणी, हर्षनाद की श्रेणी, और क्या हो गया भाई? ये हमारा जागरा, जरगा बोलते हैं, जरगा की पहाड़ियां इसको बोलते हैं। उदयपुर में नाम है क्या? जरगा की पहाड़ियां। समझे? क्योंकि ये हमारा, ये गुजरात के बॉर्डर जो बात करेंगे, गुजरात के सटे हुए जो बात करेंगे, तो अहमदाबाद से लेके यहाँ दिल्ली तक फैला। यहाँ पे अहमदाबाद लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अहमदाबाद, दिल्ली भैया, समझे? समझ रहे ना आप? दिल्ली, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आप लोग को चीज बताता हूँ। यहाँ पर अलग अलग माइंस है। माइंस का मतलब क्या हुआ? जहां पर से खनिज का उत्खनन होता है, जहां पर से खनिज को निकाला जाता है। तो हम बात करेंगे जरगा की पहाड़ियां में। जरगा की पहाड़ियां में जावर माइन है। कौन सा माइन है? जावर। महत्वपूर्ण है कि जावर माइंस कहाँ स्थित है। हर्षनाथ की पहाड़ियां में अगर बात करते हैं भैया, तो मकराना माइन है, मकराना। सब प्रसिद्ध इसलिए, अगर यहीं भी बात करेंगे, हम अभी हम बात दिल्ली नहीं पूछा, अभी हम राजस्थान की बात करें, खेतड़ी माइंस।
तो खेतड़ी जो कॉपर यहां से निकलता है, क्या निकलता है भैया, कॉपर। तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी, राजस्थान में, पता होगा आपको, ठीक है। मकराना है जो सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। जो आप देख रहे हैं ना, सफेद संगमरमर से बनी वस्तु कौन है आपके आपके देश में? सफेद संगमरमर का एग्जाम्पल कौन सा इमारत है? ताजमहल है। और कौन है भैया? विक्टोरिया मेमोरियल है। ताजमहल आगरा, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है भाई? विक्टोरिया मेमोरियल हमारा है कलकत्ता में। ये सब सफेद संगमरमर से बना है। तो बोला जाता है कि संगमरमर जो आया था मकराना जो एरिया है, ये एरिया का नाम है, तो इसलिए मकराना माइंस बोल दिए, ठीक है। उदयपुर में देखिए, जगरा का पानी उदयपुर में जाबर माइंस बोलते हैं। तो जाबर माइन से बेसिकली जो निकलता है हमारा जिंक और लेड। क्या मिलता है? जिंक और लेड। ये सब थोड़ा सा याद करनी चीजें हैं। जब मैं मिनरल्स पढ़ाऊंगा, भारत में देखूंगा कहाँ कहाँ मिनरल्स का विभाजन है, तो वहां पे मैं इस सब चीजों के बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पे कम से कम खेतड़ी, मकराना, ये दो चीजें आप लोग ध्यान में रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है। जरगा पढ़ लिए, हर्षनाथ देख लिए। तो इस तरह से अरावली की अगर बात करेंगे तो एक और महत्वपूर्ण चीज, दिल्ली में ये नाम सुने होंगे आपने, रायसीना की पहाड़ी। रायसीना की पहाड़ी सुना है नाम या नहीं सुना? बताइए जल्दी से। रायसीना की पहाड़ी भाई, जिस पे राष्ट्रपति का भवन है, जो राष्ट्रपति आवास है, राष्ट्रपति भवन है, वो रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। और ये अरावली पर्वतमाला का ही भाग है। देखिए अरावली पर्वतमाला मैंने क्या बोला, अवशिष्ट है। एकदम इसका हाइट एकदम कम गया, हाइट कहीं कहीं एकदम खत्म हो गया, एकदम हाइट है। तो मैंने बोला ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। तो दिल्ली के जो रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है राष्ट्रपति का भवन। भाई यहां तक समझ गए। अब हम थोड़ा सा मैप पे आएंगे और एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। क्या? देखिए, हमको बार बार हटना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, देखिए इसलिए मैं हटना पड़ रहा है क्यों, देखिए एक भी टॉपिक छूटे ना। देखिए ये अरब सागर से जो मानसूनी पवनें उठती है, बारिश करवाने वाली मानसूनी पवनें, जो हम पढ़ेंगे मानसून, मानसून पढ़ेंगे, कैसे वर्षा होती है, सब देखेंगे। तो ये जो देखिए मानसूनी पर्वत का डायरेक्शन देख लीजिए, ये कैसे ऊपर जा रही है। तो ये देखिए पैरेलल चल गई भाई, ये क्या समांतर चल गई ना। तो ये जो पवने को रोक ही नहीं पाता भाई, ये पवन को रोक ही नहीं पाता, तो वर्षा होगी नहीं। तो आपको पता है कि अरावली पर्वतमाला, देखिए इधर क्या है, राजस्थान है। अरावली पर्वतमाला इधर राजस्थान है। राजस्थान में देखते हैं ना, पूरा मरुस्थल है, बारिश की बहुत कम होती है। हाँ देखिए, जो अरावली पर्वतमाला थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ा है। यहाँ मुड़ा में मैं सही से मैप नहीं बना पाया, लेकिन थोड़ा सा मुड़ा है। तो कुछ कुछ यहाँ पे पवनी टकराती है, फिर यहाँ पे वर्षा कराती है। इधर के क्षेत्र में कम कम वर्षा कराती है, इधर के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा वर्षा कराती है। लेकिन मरुस्थल क्यों है तब समझ चुके होंगे, क्योंकि अरावली पर्वतमाला से जो मानसूनी पवनें आती है, वो डायरेक्टली पैरेलल वो चली आती है। रोकना चाहिए ना। देखिए इधर से बंगाल के खाड़ी से पर्वत उठता है, तो इधर हिमालय सबसे ऊंचा में खड़ा हिमालय है ना। खड़ा हिमालय एक कविता भी था, आप लोग सुने होंगे, ठीक है। तो मुकुट है भारत का। तो ये खड़ा हिमालय का काम एक ही चीज नहीं है, मैंने हिमालय की विजिटर नहीं बताया। ये उधर से जो साइबेरिया रूस से जो हवा आती है, ठंडी ठंडी हवा, उसको भी रोकती है। साथ में जो इधर से जो वर्षा, जो मानसूनी पवने जाती है, इसको भी यहाँ पे रोक के नीचे यहाँ बारिश करवाती है। इस क्षेत्र में गंगा यमुना और इस सब के क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्रा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा वर्षा कराती है, समझे। तो इसलिए आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम एक चीज को क्लियर करेंगे। तो माउंट आबू की हम बात कर रहे थे ना, हम क्या बात कर रहे थे भाई, माउंट आबू की बात करें। तो देखिए माउंट आबू की अगर बात करेंगे, तो हम एक चीज देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए अब हम बात करते हैं, माउंट आबू में पहले एक एकेडमी था, ये ध्यान रखिए। माउंट आबू, माउंट आबू देखिए, आपने आईपीएस का ट्रेनिंग देखिए, आप लोग अभी जो नहीं जानते होंगे, तो आईएएस का ट्रेनिंग होता है लवासना में। आईएएस का ट्रेनिंग कहाँ होता है भैया? लवासना में। तो आईएएस का ट्रेनिंग होता है लवासना, जो कि हमारा कहाँ, मसूरी में है। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी, ठीक है, लवासना। लेकिन जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है ना, अभी कहाँ होती है? हैदराबाद में। हैदराबाद में राष्ट्रीय पुलिस अकादमी इसको बोलते हैं, नेशनल पुलिस एकेडमी। बट ये पहले पता कहाँ था? पहले माउंट आबू में था। लेकिन माउंट आबू से हटा के इसको भेज दिया गया कहाँ? हैदराबाद में। तो माउंट आबू में भी एक और भी चीज है, आईएसए। आईएसए मतलब क्या हुआ भैया? समझिए, आंतरिक सुरक्षा अकादमी। तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी, इंटरनल सेक्रेटरी एकेडमी कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में। तो माउंट आबू देखिए, मैंने इतना ज्यादा बताया अरावली के बारे में,
कि आप कहीं भी ज़्यादातर यूट्यूब चैनलों पे खोजा इतना सारा चीज़ एक बार में क्लियर नहीं कराया जाएगा, ठीक है। आपको अलग अलग वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैंने सारे चीज़ को यहाँ पे एक मैंने क्लियर किया, ठीक है। अब हम चलेंगे आगेला पहाड़ी पे। अगला हमारा क्या पहाड़ी आएगा, हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। उसको मैप से फिर देखेंगे, ठीक है। हम वहाँ पे अरावली पर्वतमाला ही बनाएंगे। अब देखिए एक चीज और छूटना क्या छोड़ेंगे, इसको भी बता देते हैं, ठीक है। अरावली पर्वतमाला की इधर से निकलती है लूनी नदी। लूनी नदी निकलती है, नदी में हम बता देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। लूनी नदी निकलती है, ठीक है। और लूनी नदी रन के कच्छ के रन में, यह है लूनी नदी। लूनी नदी निकलती है और कच्छ के रन में जाके गायब हो जाती है, क्योंकि अंतःसलीला नदी है। क्या, कौन सी नदी है, ये अंदर बहती है, अंतःस्थली नदी। यहाँ पे आती है रन के कच्छ में, बालू के अंदर अंदर बहती है, फिर यहाँ जाके गिरती है, ठीक है। तो ये लूनी नदी कहां से निकलती है, अरावली पर्वतमाला से। लूनी नदी कहां से निकलती है भैया, अरावली पर्वतमाला से। अरावली पर्वतमाला से एक और नदी निकलती है, बनास। कौन से, देखिए मैं थोड़ा सा इसको हटाता हूँ, इसका कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा मैप अच्छा लग रहा है ना। देखिए मैं एक एक चीज को यार क्लियर करवाऊंगा, एक भी चीज छोड़ना नहीं, ठीक है। अब सब कुछ उतारते हैं, ठीक है। लूनी नदी निकलती है, रन के कच्छ में गायब हो जाती है, यहाँ से बनास नदी निकलती है, जाके चंबल में मिल जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ तक समय मैंने समझा दिया। अब हम चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा सतपुरा की पहाड़ियाँ। अगला जो हमारा टॉपिक होगा भैया वो हमारा होगा सतपुरा की पहाड़ियाँ। तो चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। तो देखिए अगला हम फिगर ले लेते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैप लाऊंगा भारत का, ओके, जो बना हुआ मैप होगा, क्योंकि बना हुआ मैप से समझाने की अच्छी होगी, ठीक है। चलिए आगे हमारा मैप भाई देख रहे हैं। तो भाई सतपुरा की पहाड़ी को देखने से पहले थोड़ा सा हम देखेंगे, उसके पहले देखे पड़ेगा हमको बिंद की पहाड़ियाँ, ठीक है, क्योंकि जो नंबरिंग से चलना चाहिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। अरावली पर्वतमाला हमने क्लियर किया, बीच में मालवा का पठार, कोई दिक्कत नहीं। आगे आए बिंद की पहाड़ियाँ। बिंद की पहाड़ियाँ, विंध्याचल भी लिखा रहता है, बिंद की पहाड़ियाँ, ओके। ये है भाई बिंद की पहाड़ियाँ। बिंद की पहाड़ियाँ है। अब विंध्याचल श्रेणी की बात करेंगे, विंध्यन रेंज की बात करेंगे। देखिए विंध्याचल लिखा है, विंध्यन, ये विंध्यन रेंज की बात करेंगे ना तो बहुत बड़ा रेंज। कहिए कैसे बड़ा इतना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसा ना, लेकिन जो विंध्य रेंज है ये गुजरात से फैला है, गुजरात के जोबत से। मैं सब कुछ लिखूंगा और सब कुछ क्लियर करवाऊंगा, देख लीजिए। मैं आ रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं ऊपर वाला चीज समझना, ठीक है। मैं आ रहा हूं, अच्छा है। देखिए, अरे यार क्या हो गया, जोबत, गुजरात के जोबत से। कहीं के आपको एग्जाम, कहीं के आपको बुक में क्या देगा ना, बताते हैं हमको। कहीं के आपको बुक में देगा गुजरात से ना देके दे देगा आपको राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से, तो कोई समस्या नहीं है, आपको सही, चलिए ठीक है। जोबत जो कि गुजरात में है, यहां से जो फैलती है, देखिए ये थोड़ा गुजरात का भाग है, यहाँ पे थोड़ा देखे बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गुजरात का भाग आता है, तो यहाँ से फैली है। और ये कहाँ पता, कैमूर की पहाड़ियां, सासाराम, सासाराम तक फैली है भाई। सोच लो कितनी लंबाई होगी इसकी, समझे। तो ये जोबत की पहाड़ियां से लेके कैमूर की पहाड़ियां तक फैला है हमारा ये, क्या बोलते हैं, विंध्यन पर्वत। तो 1200 किलोमीटर की हाइट देगी जब जोबत को लेंगे, की लंबाई देगी, और जोबत को नहीं लेंगे राजस्थान से लेंगे तो 1050 की देगी। दोनों कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली ये लंबाई पूछने वाला नहीं है, ठीक है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो जोबत, इसमें कौन कौन से स्टेट आ गए, कौन कौन से स्टेट इसके अंदर आ गए, ये भी देखना जरूरी है, ये भी महत्वपूर्ण चीज है, ये भी देखना जरूरी है। तो अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर में कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो हमें पता चलेगा कि देखिए पहला बात तो भाई गुजरात आ गया। अब बताइए गुजरात आया तो मध्य प्रदेश तो भी तो आएगा ना, बिहार तो आएगा ही, ओके। गुजरात, मध्य प्रदेश, क्योंकि बिहार में फैला तो बिहार तक जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, यहाँ तक कि कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होगा। अब मैं हट जाता हूँ, क्योंकि अब मुझे मैपिंग करना होगा अच्छे से तरीके से, ठीक है, अच्छे तरीके से मुझे मैपिंग करना होगा, तो मैं हट जाता हूँ, ओके। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या देखेंगे कि पहला बात, विंध्यन पर्वत की अगर हम टाइप की बात करेंगे तो ये हमारा कौन सा पर्वत है, ब्लॉक या हॉर्स्ट। हॉर्स्ट है, हॉर्स नहीं है, ब्लॉक और हॉर्स्ट माउंटेन बोलते हैं विंध्यन
की पहाड़ियों को। अब हम इसको समझेंगे कि विंध्यन की पहाड़ियों को ब्लॉक या हॉर्स माउंटेन क्यों कहते हैं, और ब्लॉक या हॉर्स माउंटेन आखिरकार होता क्या है, ये भी समझने की बात है। इसको भी समझ लेते हैं। चलिए हम इसको देखेंगे अलग से, हम एक डायग्राम बना के, ठीक है। देखिए क्या होता है, देखिए ये प्लेटें हैं। चलिए कि एक प्लेट है, ये पृथ्वी का क्रस्ट ऊपर में मान लेते प्लेट है। समझ लीजिए कि एक यूनिटी चल रहा है, एकता चल रहा है, बहुत रिलेशनशिप, समझ लीजिए कि एक रिलेशनशिप चल रहा है। समझ सके आप लोग रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। चल रहा है, अब कोई आदमी दरार दरार कर दिया, कि आप समझ सकते हैं कि ब्रेकअप कैसे होता है। तो वही बात है, यहाँ पे दरार पड़ गया बीच में। अब क्या होगा कि एक आदमी है जो इसको बार बार बहका रहा है, तो ये दोनों रिश्ते कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं। क्या हो रहा है भाई, ये दूर हो रहे हैं। ओके, अब ये जब दूर हो रहे हैं तो क्या होगा बताइए आप। तो ये वाला इधर हट जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, बीच वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा, नहीं बताइए, तो ऐसे नहीं बन जाएगा पार्ट। ये देखिए, बताइए इस तरह से बनेगा भैया कि नहीं बनेगा, बताइए जल्दी से। बनेगा। तो बीच वाला जो पार्ट है ये तो खाई टाइप का बन गया, और ये जो रह गया, ठीक है, ये जो रह गया इसी को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक पर्वत या ब्लॉक माउंटेन। ओके, ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं इसको, और हॉर्स माउंटेन भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए खूड़ की तरह है कि नहीं, इसका स्ट्रक्चर देखिए, जो घोड़ा होता है उसके खूड़ की तरह है, जो लगाते हैं घोड़ा का नाल, उस टाइप का एक तरह से बन रहा है। इसको हॉर्स माउंटेन इसलिए बोलते हैं। चलिए ठीक है, हॉर्स माउंटेन किसको बोलते हैं, जब दो दो कहने का मतलब जो अर्थ क्रस्ट है, जब दो प्लेटें नीचे वाला दूर जाएगी तो बीच वाला पार्ट धस जाएगा, और इधर वाला पार्ट उठ जाएगा, तो उठा हुआ पर्वत को ब्लॉक पर्वत बोलेंगे, और जो बीच में निर्माण हुआ उसको बोलेंगे भैया भ्रंश घाटी। क्या बोलेंगे, भ्रंश घाटी। तो देख लीजिए, समझ लीजिए इस मैप के थ्रू, आप इस मैप के थ्रू समझ लीजिए, ये हो गया विंध्य पर्वत, बीच में भ्रंश घाटी, ये हो गया सतपुरा पर्वत, फिर इधर में भ्रंश घाटी। समझे, समझ रहे हैं ना, ये विंध्य पर्वत, सतपुरा पर्वत, बीच में भ्रंश घाटी, इधर ही भ्रंश घाटी, ये निर्माण है, यही स्ट्रक्चर है। समझ चुके होंगे आप लोग। देखिए आगे, देखिए तो देखिए विंध्य पर्वत है, इसके बीच में भ्रंश घाटी, ये सतपुरा का पहाड़ है, इधर भ्रंश घाटी। तो भ्रंश घाटियों के बीच में क्या होगा, स्लोप तो ज्यादा होगा ना, स्लोप ज्यादा होगा। क्या होगा भाई, स्लोप ज्यादा। तो भ्रंश घाटियों का जो ढाल है, क्या ढाल, यहां समझ लीजिए, यहां से जो नदियां निकलती है, देखिए यहाँ पे हम बात करें अमरकंटक की पहाड़ियां, क्या भैया अमरकंटक की पहाड़ियां हैं। ओके, सतपुरा के अंदर यहाँ आता है, अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी, और ये भ्रंश घाटियों के बीच बीच बहती है, और ये जाके अरब सागर में अपना जल गिराती है। सतपुरा की बात करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ताप्ती नदियां हैं, ताप्ती नदियां की जो बैतूल दृष्टि से निकलती है, मध्य प्रदेश की बैतूल दृष्टि से निकलती है, और ये भी भ्रंश घाटियों से बहती हुई ये भी कहाँ जाती है, हमारा अरब सागर में। तो दो नदियां, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती है, और ये नदियां पश्चिम से लेकर पूरब की ओर बहती है। यहां पर दो जी के ब्लॉक माउंटेन कंफर्म हो गया। तो भ्रंश, एक भी चीज फालतू नहीं भाई, भ्रंश घाटी से इसको भाई थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो गया भाई, आप लोग दिखाई नहीं दे रहा होगा ना। चलिए हम इसको अलग लिखते हैं, ठीक है, इसको हम हटाते हैं, कोई बात नहीं, इसको मिटाते हैं, फिर नीचे लिखते हैं, नीचे दिखाई दे रहा होगा। ओके, फैक्ट जितने सब फैक्ट आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। भ्रंश घाटियों से बहने वाली दो नदियां यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, वो है नर्मदा, ऊपर में नर्मदा, नीचे में ताप्ती। ये कंफ्यूज मत है, ऊपर में ताप्ती मत करे, ठीक है। नर्मदा जो कि महाराष्ट्र होते हुए देखते हैं आपको, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती, समझे। तो नर्मदा एन याद रखिए, ऊपर में, नीचे में टी रखिए, ठीक है, पहले एन आता फिर टी आता, आपको पता होगा। तो ऊपर में एन, नीचे में टी, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ताप्ती ताप्ती इसके किनारे कौन सा शहर बना, सूरत, इसके किनारे सूरत शहर बसा है, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। नर्मदा पर आपको पता है, नर्मदा नर्मदा बांध भी, सरदार सरोवर बांध भी बना है, नर्मदा नदी के तट पर ही हम बात करेंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है हमारे
सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई है स्टेचू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी पे। ये सब तो बात अलग है, ये सब समझने की चीजें हैं, ठीक है। अब हम विंध्य पर्वतमाला की बात करेंगे। हम विंध्य पर्वतमाला की अगर बात करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज आपको लगेगा। देखिए हम क्या बात करेंगे। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि अगले पेज पे आता हूँ, वहां पे मैं थोड़ा सा अलग मैप लेता हूँ, ठीक है। अलग मैप, हमेशा आपको मैप अलग अलग मैं इसलिए ले रहा हूँ। चलिए ये मैप था भाई, चलिए मैप था, चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। क्लास लॉन्ग जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको बशर्ते हर चीजें समझ में आनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ये आपका कभी गलत ना हो, आप अच्छे समझ पाए। रटवाने का काम है तो भाई लूसेंट को मैं भी लेता, लूसेंट का पीडीएफ डालता, लूसेंट को अंडरलाइन करवाता, रटिए रटिए, कोई क्या फायदा, बाद में सवाल आएगा तो फंस जाइएगा। इस तरह से फंसाने का काम नहीं है। ओके, ये टाइम ये जाएगा, ये 1.5 घंटे का लेक्चर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा, आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिए तो विंध्यन रेंज आपने समझ लिया, विंध्य रेंज कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये जोबस से लेके कैमूर की पहाड़ी तक फैला है, ठीक है, कैमूर की पहाड़ियों तक फैला है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो देखिए विंध्यन पर्वतमाला है जो, इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। मैंने बताया था, देखिए ये बताया था दक्षिणी भारत या पठार बना था, ठीक है, ये पठार है, ठीक है, ये पठार समझ लीजिए। तो देखिए ये पठार विंध्यन पर्वतमाला जो है एक तरह से काम करती है दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत को बांटने का, ठीक है, ऊपर में उत्तरी भारत, नीचे में दक्षिणी भारत। तो ये एक डिवाइडिंग के काम में बात करते हैं, डिवाइडिंग, विभाजक के रूप में काम करती है ये विंध्यन पर्वतमाला। और देखिए कुछ कुछ नदी, देखिए कुछ कुछ नदी चंबल बेतवा सोन, इस चंबल केन बेतवा, ये सब नदी निकलती है यहाँ पर से, तो ये नदी इधर निकलती है, क्योंकि ढाल हम बात करेंगे तो जो यहाँ पर की ढाल है, विंध्यन पर्वतमाला की बात करेंगे हम, यह बात करेंगे कि ये क्या हमारा पठार है, प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी ढाल है, उत्तर की ओर है, कहाँ भैया, उत्तर की ओर ढाल है। हम देखिए अगर बनाते हैं नॉर्थ से शॉर्ट के, ये नॉर्थ, समझ रहे हैं ना, ये देखिए इधर साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, तो ये ढाल देख रहे हैं, तो जहाँ नदियां निकले तो इधर जाएगी, उत्तर की तरफ जाएगी। तो देखिए सारी नदियां, कोई नदी यमुना में मिलती है, देखिए ये गंगा नदी है, ये यमुना नदी आके यहाँ पे देखिए मिल रही, ठीक है। इस तरह से चंबल नदियां आके मिलती है, केन नदियां हो गया, यहाँ देखिए यहाँ से निकलेगा हमारे कंटक की पहाड़ी से सोन नदी, ये पटना में आके यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, पटना के पास मिलेगी सोन नदी। वो आगे हम नदी में देखेंगे, लेकिन ये स्लोप देखिए, स्लोप। तो विंध्य पर्वतमाला से जो कुछ नदियां इधर से निकल के इधर आती है, और बाकी यहाँ के बाद देखेंगे कुछ नदियां इधर से इधर क्या आएगी, इधर से नदियां इधर नहीं, इधर की ओर गिरेगी, ठीक है, यहाँ समझ लीजिए। तो ये विभाजक का काम करती है उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से। विंध्य पर्वतमाला की अगर बात करेंगे तो 1050 किलोमीटर की फैली, अगर हम गुजरात को हटा देंगे और गुजरात को अगर जोड़ेंगे तो 1200 किलोमीटर में फैली है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्लॉक माउंटेन है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ओके, अब हम बात करेंगे अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है नर्मदा नदी और सोन नदी। तो ये भी ध्यान रखना है, अमरकंटक की पहाड़ियां से दो नदी निकलती है, नर्मदा नदी और सोन नदी। ओके, ये तो बात अलग है, नर्मदा नदी निकलती है, नर्मदा नदी यहाँ पे निकलती है। अब देखिए नर्मदा नदी, देखिए नर्मदा नदी निकलती है यहाँ पर, और ये जाके कहाँ गिरती है भाई, विंध्याचल पर्वत, ये सॉरी अरब सागर, सॉरी, ठीक है, अरब सागर। ओके, यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे हम चलेंगे कि यहाँ पर से और भी क्या चीजें हमारा हम क्लियर कर सकते हैं, और भी क्या चीजें हम क्लियर कर सकते हैं, तो उसको भी हम देखते हैं भाई। ओके, देखिए तो विंध्याचल पर्वतमाला में एक है जनापाव की पहाड़ी, जहां से निकलती है चंबल नदी, ठीक है। ये सब नदी के बारे में बता रहा हूं, आगे फिर सबसे फिर से मुझे बताना पड़ेगा। जनापाव की पहाड़ी से निकलता है चंबल नदी। ओके, और ये अरावली से एक पर्वत निकलता है बनास, जो कि जाके चंबल में जाके मिल जाती है भैया, चंबल में जाके मिल जाती है। तो बनास नदी जा कहाँ, बनास किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। अब देखिए चंबल नदी के बारे में एक चीज, बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताऊंगा। ओके, मैं चलिए उसको मैं बताऊंगा, पठार में बता दूंगा, अच्छा रहेगा। तो अभी मैं ज्यादा नहीं इसमें क्लिक करूंगा, ठीक है, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे हमारा क्या पढ़ने के लिए है, देखिए अगर बात करेंगे, ये जो विंध्याचल पर्वत है, ये इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती है, तो इसमें पाई जाती है लाल चूना,
पत्थर या बालू पत्थर बोल लीजिए, ठीक है, लाल बालू पत्थर ही बोलते हैं, लाल चूना पत्थर ही बोलते हैं। ओके, बेसाल्ट की चट्टानें हैं। ओके, लाल बालू पत्थर और लाल चूना पत्थर। तो देखिए, लाल चूना पत्थर से ना बहुत सारे इमारत बने, लाल किला, कुतुब मीनार, जंतर मंतर, ठीक है, जामा मस्जिद, बिरला मंदिर, ये सारे लाल चूना पत्थर से ही बने हैं। तो उस समय के जो भी राजा रहे होंगे जिन्होंने बनवाया, वो कहीं ना कहीं इस विंध्याचल पर्वतमाला से, विंध्याचल श्रेणी से ही ये उठाया होगा पत्थर को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आता है विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कालमुर, 752 मीटर। 752 मीटर है जो कालमुर विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। तो देखिए, कालमुर है जो सबसे ऊंचा, बात करेंगे सबसे ऊंची चोटी है विंध्यन पर्वतमाला की, ठीक है। विंध्य पर्वतमाला लाल चूना पत्थर से बना है, ठीक है, आपको पता चल गया। ये डिवाइडिंग का काम करता है, इससे नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, सॉरी नर्मदा नदी नहीं, नर्मदा नदी तो यहाँ पे निकलती है, मैंने बताया था अभी। लेकिन जनापाव, यहाँ पे विंध्य पर्वतमाला में एक पहाड़ी है जनापाव, जनापाव की पहाड़ी से ही निकलता है चंबल नदी, ठीक है, चंबल नदी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे हम विंध्य पर्वतमाला की अगर बात करते हैं तो इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग श्रेणियां, कैमूर श्रेणी, भारमेर श्रेणी, तो अलग अलग नाम है। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है कि भारमेर श्रेणी कौन से पहाड़ का भाग है। भारमेर, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ भारमेर श्रेणी, ये सब है विंध्याचल पर्वतमाला की भाग, ठीक है, भारमेर श्रेणी। ओके, भारमेर श्रेणी हो गया, कैमूर की श्रेणियां हो गया, ये सब सारे हमारे भाग है हमारे विंध्याचल पर्वतमाला की, ठीक है। विंध्य पर्वतमाला में इतना जानना था, ज्यादा हब है नहीं। अब आगे चलेंगे तो अब नीचे देख रहे हैं सतपुरा की पहाड़ी, सतपुरा की पहाड़ी को चलेंगे, सतपुरा के पहाड़ी के बारे में देखेंगे, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे सतपुरा की पहाड़ी। तो सतपुरा की पहाड़ी को पढ़ने से उसके लिए भी हमें एक मैप की जरूरत पड़ेगी। हर चीज के लिए तो मैप चाहिए ना। ओके, देखिए, तो इस वीडियो में मैं चाह रहा हूँ, ये जो वीडियो हमारा रिकॉर्ड चल रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो में कि केवल पर्वत ही हो तो अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा आप लोग लोड पड़ जाएगा आप लोग पे, ठीक है। फिर पठार का मैं एक वीडियो बना दूंगा 30-40 मिनट का, तो अच्छा रहेगा आपको उसके लिए, ठीक है। ओके, देखिए, तो ये विंध्यन पर्वतमाला के पैरेलल ही है सतपुरा की पहाड़ी, है ना, सतपुरा की पहाड़ी। तो सतपुरा की पहाड़ी को जब पढ़ते हैं तो इसकी बात करेंगे तो 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। देख लीजिए, इसकी लंबाई कम नहीं है भाई, ये पैरेलल है, इसके एकदम समांतर चल रही है। और ये 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी भाई? 900 किलोमीटर। ओके, बात करेंगे ये कहाँ का, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, ये मध्य प्रदेश, ये भी तीनों जगह फैला हुआ ये, समझे समझे। ओके, सतपुरा की पहाड़ी भी थोड़ा थोड़ा गुजरात में फैला हुआ अगर हम देखते हैं तो, ठीक है। ओके, देखिए, अगर हम बात करेंगे, हम 900 किलोमीटर इसकी लंबाई मैंने बताया। ओके, सतपुरा की पहाड़ी, तो सतपुरा की पहाड़ी मुख्यतः 3 भाग में बटा। आप ध्यान इसको समझिए, ये समझने की जरूरत है। ओके, अगर हम बनाएंगे इसको मैप तो ऐसे करके बनाएंगे, ओके, इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, समझे। अब देखिए, तो सतपुरा की पहाड़ी 3 है। तो पहला जो सबसे पश्चिम है उसको बोलते हैं राजपीपला की पहाड़ी, बीच वाला को बोलते हैं भैया महादेव पर्वत, और इधर को बोलते हैं मैकाल। ये तीनों एक की, इसे तीनों को मिला के बोलते हैं सतपुरा की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और मैकाल की पहाड़ी को मिला के बनाते हैं सतपुरा रेंज, सतपुरा पर्वतमाला। समझे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे हम देखेंगे। तो अब देखेंगे कि सबसे ऊंची चोटी तो महादेव की पहाड़ी पर स्थित है एक शिखर, उसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़, धूपगढ़, जो कि पंचमढ़ी भी यहाँ पे पड़ता है, पंचमढ़ी भी, ठीक है, पंचमढ़ी जगह वहां पे। तो पंचमढ़ी एक हिल स्टेशन है, पता है, हिल स्टेशन है, घूमने का जगह है पंचमढ़ी। तो धूपगढ़, जो धूपगढ़ है, ये सबसे ऊंचा पर्वतमाला, ऊंचा चोटी है। क्या? धूपगढ़ चोटी है जो सबसे ऊंची चोटी है सतपुरा की पहाड़ी का, और ये पड़ती है बीच वाला पहाड़ी महादेव पहाड़ी पर। ओके, इसकी हाइट की बात करेंगे तो 1350 मीटर। कितना है? 1350 मीटर, समझे। अब देखिए, अगर बात करेंगे हम कि मैकाल की पहाड़ी पर भी एक और, मैकाल की जो पहाड़ी आप देख रहे हैं जो सबसे पूरब पहाड़ी है, बात करते हैं तो मैकाल की पहाड़ी पर भी एक पर्वत है। उस पर्वत का अगर हम नाम जाने तो अमरकंटक की पहाड़ियां। क्या भाई? अमरकंटक की पहाड़ी। अभी मैंने बताया था अमरकंटक की पहाड़ी के बारे में। तो अमरकंटक की पहाड़ी से 2 नदियां
एक नदी निकली यहाँ पर से जो नर्मदा हो गई, जो विंध्याचल और सतपुरा के बीचों बीच बहती है, और एक नदी जो यहाँ से निकलती है उसका नाम है सोन, जो कि आरा पटना के पास गंगा नदी में मिलती है। ये नदी हम आगे देखेंगे। तो अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल पे है, महादेव की पहाड़ी पे धूपगढ़ की चोटी है, समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और पंचमढ़ी जो कि हिल स्टेशन है, ये भी हमारा कहाँ स्थित है भाई, तो धूपगढ़ की चोटी जहाँ पे पंचमढ़ी महादेव की पहाड़ियां पर है, कोई दिक्कत नहीं। तो पंचमढ़ी को एक नाम बोलते हैं, सतपुरा की रानी। सतपुरा की रानी के नाम से जाना जाता है पंचमढ़ी की पहाड़ी को भाई, समझे, सतपुरा की रानी के नाम से जाना जाता है पंचमढ़ी की पहाड़ी को। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम देखते हैं। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मैकाल पर्वत, ये कहीं ना कहीं देख रहे हैं विंध्याचल पर्वतमाला सतपुरा पर्वतमाला को जोड़ने का काम कर रहा है। तो कभी कभी लिखा रहता है बुक में कि मैकाल पर्वत विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुरा पर्वतमाला को जोड़ने का काम करती है, समझे। तो सतपुरा हमारा क्लियर, हमारा अरावली क्लियर, हमारा विंध्यन पर्वत क्लियर। ओके, यहाँ से कोई भी सवाल छूटने का नहीं है, एक भी सवाल छूटना भी नहीं चाहिए आपका, कोई हाल में एक भी सवाल आपका छूटना नहीं चाहिए, समझे। अब देखिए अगर बात करें, देखिए विंध्याचल मैंने एक छोड़ा, यहाँ पे एक जगह था हीरा पन्ना, जहाँ पे हीरा की खाने हैं, पन्ना, पन्ना जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ पे हीरा की खाने, ये भी ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं, चलिए छूट जाता है उसको मैं मेंटेन कर लेता हूँ। अब सतपुरा की पहाड़ी से नीचे से एक नदी निकलती है, मैंने क्या, तापी नदी, ऊपर नर्मदा नीचे तापी। तो सारी नदियां भी क्लियर करवा रहा हूँ और सारे चीजों को मैं बता रहा हूँ। ओके, तो देखिए अमरकंटक की जो पहाड़ी है, अमरकंटक की पहाड़ी से एक इधर नदी एक इधर नदी, तो आप समझ सकते हैं कि इधर ढाल अमरकंटक की पहाड़ी एक केंद्र का काम करती है। एक इधर से नदी, जैसे फुहारा देखें, फुहारा कैसे निकलता है, इधर निकल रहा है इधर निकल रहा है, तो अमरकंटक की पहाड़ी से यही काम हो रहा है कि इधर भी नदी निकल रहा है इधर भी नदी निकल रहा है। ओके, समझे। यहाँ से महानदी भी निकलती है, उसकी बात करेंगे, महानदी जो निकलती है ये भी भ्रंश घाटी में बहती है महानदी, उसकी भी हम बात करेंगे भाई, आगे लेके बात करेंगे। ओके, जब हम पढ़ेंगे पठार की बात। अब देखिए दो तीन नदी बीच में छूट गया, दो तीन पहाड़। यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र श्रेणी है, कहाँ सा हरिश्चंद्र श्रेणी है। ओके, अजंता की श्रेणी है, अजंता पर्वत है, हरिश्चंद्र हो गया, अजंता पर्वत है, ये सब भी महाराष्ट्र में है। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखने हैं, ये सब पूरे हमारे दक्कन के पठार में बात करेंगे, पूरे दक्कन के पठार की बात करेंगे या तो प्रायद्वीपीय पठार की बात, कोई बात नहीं है। अब देखिए गारो काशी जंतिया, एक चीज तो आपने छोड़ दिया, गारो काशी जंतिया, ये शिलोंग के पठार पे स्थित है। गारो काशी जंतिया तीन पहाड़ियां, गारो काशी जंतिया तीन पहाड़ियां स्थित है शिलोंग के पठार पे। अब शिलोंग का पठार, ये छोटा नागपुर का जो पठार देख रहे हैं ना, इसी का भाग था, इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि पठार का जब चर्चा करेंगे तो। अब देखिए छोटा नागपुर का पठार से अगर हम बात करें, उत्तर में एक पहाड़ी राजमहल की पहाड़ियां, जो कि केवल झारखंड में स्थित है, ठीक है। तो राजमहल की पहाड़ियां भी ध्यान रखना, राजमहल की पहाड़ियां कहाँ स्थित है भैया, झारखंड में। मैं एक एक बात जो बोल रहा हूँ ना, सारे बात को आप लोग को नोट डाउन करना है, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियां, ठीक है, जो है झारखंड में स्थित है, ठीक है। हमने यहाँ पर देख लिया, ये कहा था हमारा भाई, ये क्या था, विंध्यन पर्वतमाला की, सॉरी सतपुरा की बात करें ना, सतपुरा। तो ये तो सही से नोट्स नहीं आ पाया है, ये हमारा हो गया विंध्यन पर्वतमाला। सब समझने की बात है, सब समझते रहिए। ये हमारा हो गया, ये तो मैंने बताया था ब्लॉक माउंटेन के बारे में, ये मैंने बताया विंध्य पर्वतमाला, सॉरी विंध्य, ये भी विंध्य था, कोई दिक्कत, ये भी विंध्य था, वो भी विंध्य था। आगे चलते हैं, ये था हमारा अरावली पर्वतमाला जो सबसे लंबा चला, अरावली पर्वतमाला, सॉरी मिट गया, कोई बात नहीं। चलिए यहां तक कि आपका क्लियर होगा, जितने भी पर्वत थे प्रायद्वीपीय भारत के सारे पर्वत को हमने क्लियर किया, और मुझे लगता है कि आपका जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा, ज्योग्राफी के सवाल छूटने नहीं चाहिए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, जो हम चलेंगे उसमें पठार की बात करेंगे, वो 30-40 मिनट का वीडियो होगा, हार्डली 30 मिनट का वीडियो होगा। जितने भी पठार है, मैकाल पर पठार की बात करें, सॉरी मालवा के पठार की बात करेंगे, बुंदेलखंड के पठार की बात करेंगे, छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे, शिलोंग पठार की बात करेंगे, दक्कन पठार की बात करेंगे, उसी में देखेंगे महाराष्ट्र का पठार देखेंगे, बस्तर का पठार देखेंगे, दंडक अरण्य का पठार देखेंगे, सारे पठारों के बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए इस चीज को अगर अच्छा आपको लगता है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमें भी थोड़ा आप मोटिवेशन मिले। जब जितना मेरा वीडियो को लोग देखेंगे उतना ही मुझे बनाने का मन करेगा और मोटिवेशन मिलेगा। ओके, तो इस तरह से, और हमारा सुबह का जो क्लास चलता है वो हमारा चलते रहेगा, ठीक है, पॉलिटी मैथ चलते रहेगा। तब के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके।